गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज 2021 के प्रथम दिवस को आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की वीडियो क्लास। तो इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 के अध्याय 2 का भाग 3 और भाग 1 और 2 के लिए आप जाना हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के नियमित टूट फूट यानी कि नियमित रूप पे जो टूट फूट होते रहता है उसका समायोजन मतलब उसकी भरपाई करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से जो एक कमी आती है, यानी कि जो आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया है, जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो कमी आती है उसी को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास को अगर हम समझे तो मूल्य यानी कीमत या उसकी कीमत जो होती है और ह्रास मतलब कमी, मूल्य ह्रास, कीमत में कमी आना। अतः अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं में नए योग का माप निवल निवेश अथवा नई पूंजी रचना के द्वारा होता है, जिसे इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। इस संकल्पना की जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं इसकी थोड़ी विस्तार में जांच कीजिए। मान लीजिए कोई फर्म नई मशीन में निवेश करती है और यह मशीन अगले 20 वर्ष तक कार्य कर सकती है और जिसके बाद उसकी मरम्मत अथवा उसे बदलने की जरूरत हो सकती है, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि प्रत्येक वर्ष के उत्पादन प्रक्रम में मशीन का धीरे धीरे गिरावट हो रहा है तो मानो प्रत्येक वर्ष इसके वास्तविक मूल्य में 20वें भाग के बराबर मूल्य ह्रास होता है। अतः 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हम प्रति वर्ष वार्षिक मूल्य के ह्रास लागत पर विचार कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, 20 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी और ये मशीन चलने की का इसका टर्म है 20 ईयर, 20 साल। तो 20 साल तो यानी कि इसमें इस मशीन में जो मशीन आप खरीदते हैं इस मशीन में क्या होता है कि होगा तो धीरे धीरे घिसावट आएगी और घिसावट आएगी तो यानी कि 20 साल में पूरी तरीके से मशीन ये खराब हो जाएगी। 20 साल में आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो ये इकट्ठे 20 लाख रुपए के बजाय अगर हम इसको ये सोचे कि 20 साल में 20 लाख रुपए तो एक साल में कितना, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अगर हम बचाते जाए मशीन के लिए तो क्या होगा कि 20 वर्ष के बाद आसानी से 20 लाख रुपए मशीन के लिए हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। एक सामान्य समझ जिसमें मूल्य ह्रास यानी कि कीमत में कमी शब्द का प्रयोग अथवा तथा उसकी संकल्पना को लिया गया है वह है किसी विशिष्ट पूंजीगत वस्तु का प्रत्याशित जीवन काल, जैसे मशीन के संदर्भ में दिया गया 20 वर्ष का उदाहरण है। अतः मूल्य ह्रास किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है, एक तरीके से एनुअल, उसको जो है ना आप सालाना एक भत्ता दे रहे हो, उसके लिए यूज कर रहे हो। दूसरे शब्दों में यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये देखिए मूल्य ह्रास का मतलब क्या है, अप्रत्याशित या अचानक हुई विनाश या पूंजी का दुरुपयोग जो कि दुर्घटना, मान के चलिए कि अचानक से किसी ने जानबूझ के मशीन को खराब कर दिया तो वो तो अलग बात है। तो प्राकृतिक आपदा हो गई जैसे कि भूकंप आ गया या फिर कोई भी अचानक से कोई ऐसी हलचल हुई भूकंप में पूरी की बिल्डिंग गिर गई, तो प्राकृतिक आपदा या फिर इस तरह के अन्य बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है तो उसे मूल्य ह्रास हमने कहते हैं। इसके बजाय यहाँ पे देखिए यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके बजाय यहाँ हम परिसंपत्ति मतलब जो संपत्ति मौजूद है कि
मूल मूल्यों के आधार पर एक सरल पूर्व धारणा का निर्माण कर रहे हैं। पूर्व धारणा मतलब कि पहले से हम मान के ऐसा चल रहे हैं कि मूल्य ह्रास की दर जो है ना वो स्थिर है, वो फिक्स है। वास्तविक कार्य व्यवहार में मूल्य ह्रास का परिकलन करने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। धातव्य है यानी कि ऐसा है कि मूल्य ह्रास एक लेखांकन संकल्पना है। कोई वास्तविक व्यय वास्तव में हर एक वर्ष नहीं होती, किंतु मूल्य का लेखांकन हर वर्ष होता है। किसी अर्थव्यवस्था में हजारों उद्यम है जिनके पास उपकरणों के अलग अलग जीवन काल होता है। वो 6 महीने से 60 साल तक भी हो सकता है, 6 वर्ष भी हो सकता है, 20 वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकता है। किसी कार्य विशेष में कुछ उद्यम वास्तव में बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन व्यय करते हैं, रियल में बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिस्थापन व्यय का स्थिर प्रवाह होगा जो उस अर्थव्यवस्था में होने वाले वार्षिक मूल्य ह्रास की मात्रा के लेखांकन से थोड़ा बहुत संगत होगा। अब यदि हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के निर्गत होते हैं। यानी कि कोई भी चीज जो अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो या तो उपभोक्ता वस्तुएं का निर्माण होता है या पूंजीगत वस्तुओं का और निर्गत होता है। निर्गत मतलब आउटपुट आता है। उपभोक्ता वस्तुओं में से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आबादी के उपभोग का संवर्धन होता है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है। अंतिम वस्तुओं का दूसरा हिस्सा पूंजीगत वस्तु है जिसका क्रय व्यापारी या उद्यमी करते हैं, यानी कि जिसको परचेज कौन करते हैं, या तो व्यापारी या फिर उद्यमी। वे इसका उपयोग या तो उद्योग रख रखाव के लिए या पूंजी स्टॉक में हुए टूट फूट के लिए या अपने पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि के लिए करते हैं। यानी कि देखिए ये जो पूंजीगत वस्तुएं होती है वो उसको कौन खरीदता है, व्यापारी। ये पूंजीगत वस्तुएं जो होती है वो पूंजीगत वस्तुएं उसे कौन खरीदता है, या तो व्यापारी या फिर उद्यमी। और इसका उपयोग वो क्या करता है कि उद्योग यानी कि जो उसका जो काम धंधा है उसके रखरखाव के लिए या फिर पूंजी स्टॉक में टूट फूट के लिए, यानी कि जो उसकी मशीन वगैरह है तो उसमें टूट फूट जो हो रही है उसको बचाने के लिए, या अपने पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि के लिए करते हैं। एक विशिष्ट समयावधि जैसे किसी एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का कुल उत्पादन चाहे तो उपभोग के रूप में होगा निवेश के रूप में। इसका तात्पर्य है कि यहाँ उपभोग और निवेश के बीच अदला बदली होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तो पूंजीगत वस्तुओं का कम अथवा इसके विपरीत उत्पादन हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी इकोनॉमी है तो उसमें अगर उपभोक्ता वस्तु जैसे कि जो उपयोग करने वाली वस्तु है जो डेली लाइफ में हम उपयोग के लिए चीज़ें जैसे कपड़ा है, भोजन की सामग्री है या और भी बहुत सारी सामग्री है, तो अगर उसका उत्पादन अधिक होगा तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। यानी कि मशीनें वगैरह कम बनेगी। और इसी तरीके से ये इसमें उल्टा देखा जाता है। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी परिष्कृत होगी यानी कि जितनी अपडेटेड होंगी, आउटडेटेड नहीं अपडेटेड होंगी, टेक्नोलॉजी बेस होंगी, वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक की क्षमता उतनी बढ़ेगी। परंपरागत बुनकर यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बुनते थे तो उसको एक साड़ी बनाने में महीनों लगेगा, लेकिन आधुनिक मशीन यानी मॉडर्न मशीन के द्वारा एक दिन में हजारों साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। पिरामिड या ताजमहल जैसी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसके बारे में आप जानते भी होंगे कि ताजमहल को बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था और 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था। लेकिन आजकल आधुनिक निर्माण करने वाली जो मशीन है यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीन जो है उसमें आप देखते होंगे कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कुछ ही महीनों में या कुछ ही साल में बन के तैयार हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि आज के समय में ताजमहल जैसी या और भी कोई ऐसी
जैसे कि मान लीजिए कुतुब मीनार है या और भी कोई ऐसी इमारतें हैं, तो उसको अगर आज के समय में बनानी हो तो आज उतना समय नहीं लगेगा। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने वाले नए प्रकारों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी। क्या यहाँ हम सिर्फ परस्पर विरोधी विचारधारा नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे विरोधी विचारधारा उत्पन्न हो रही है। विरोधी विचारधारा क्या? विरोधी विचारधारा, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि उपभोक्ता वस्तुएं अगर अधिक उत्पादन होंगी तो पूंजीगत वस्तुएं का कम उत्पादन होगा। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अगर अधिक होगा तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने वाले नए प्रकारों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी। पीछे हमने देखा कि एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं का कुल निर्गत एक छोटा हिस्सा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है। जब उत्पादन का अधिकांश हिस्सा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में व्यय किया जाता है। और अब हम कह सकते हैं कि अधिक पूंजीगत वस्तुओं का तात्पर्य अधिक उपभोक्ता वस्तुएं हैं। यद्यपि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। इसका मतलब क्या है? हालांकि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना आउटडेटेड मशीन होगा उसमें कम उत्पादन होगा, और अगर जितना अपडेटेड मशीन होंगी तो उसमें उत्पादन भी अधिक होंगे। यहाँ समय का क्या महत्व है? तो समय का देखिए, समय का महत्व बहुत अधिक है। अगर आउटडेटेड मशीन होगी तो उसमें कम समय में अधिक कम समय में मतलब अधिक समय में कम वस्तुएं उत्पादन की जाएंगी। और जबकि अगर अपडेटेड मशीन होगी तो उसमें कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। अर्थव्यवस्था के किसी खास अवधि मतलब समय के लिए दिए गए कुल उत्पादन स्तर पर यह सत्य है कि अधिक पूंजीगत वस्तुएं कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। लेकिन अधिक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का क्या मतलब है कि भविष्य में श्रमिकों के पास यानी कि लेबर के पास कार्य करने के लिए अधिक पूंजीगत औजार होंगे, यानी कि कैपिटल टूल्स होंगे। हमने देखा कि यह एक उच्च क्षमता वाले अर्थव्यवस्था में समान संख्या में श्रमिक उत्पादन करते हैं या कुल निर्गत अधिक होता है, यानी कि कुल आउटपुट ज़्यादा होता है जब हम इसकी तुलना कम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से करते हैं। यदि कुल निर्गत यानी कि कुल आउटपुट अधिक है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस प्रकार आर्थिक चक्र मात्र अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करती है बल्कि इसमें विस्तार भी करती है। यह संभव है कि चर्चा में हम दूसरे वर्तुल प्रवाह को भी हम ले सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे उत्पन्न होती है? आय से आती है। आय की प्राप्ति कैसे हो सकता है? या तो मजदूरी के रूप में, या उद्यमी है तो लाभ के रूप में, भूस्वामी है तो उसको लगान यानी टैक्स या किराया के रूप में, पूंजीधारी अगर है इन्वेस्टर अगर है तो उसको ब्याज के रूप में यानी कि इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। संक्षेप में उत्पादन के कारकों के स्वामी के रूप में लोग जो आय प्राप्त करते हैं उनका उपयोग वे वस्तु और सेवाओं की अपनी मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लेबर है, लेबर किसी न किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी में काम करने के बाद इनको क्या मिलता है? इनकम मिलती है। और ये इनकम क्या करते हैं यहाँ पे मार्केट में अपनी इनकम खर्च करते हैं। अब मार्केट में क्या होता है कि इन्हीं जैसी कंपनियों से बनी हुई चीज़ें प्रोडक्ट जो है ना उपलब्ध होती है। तो ये ही जो है ना ये पैसा ये इनकम जो है ना ये पैसा कहाँ पे आ गया? वापस इसी कंपनी के पास आ गया। तो इस तरीके से ये चलते रहता है। यहाँ हम एक वर्तुल प्रवाह को देख सकते हैं जो बाजार के माध्यम से सुगम बनता है, मतलब आसान बनता है। उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है उससे लोगों के अदायगी का
सृजन होता है यानी क्रिएशन होता है। फलतः वस्तुओं और सेवाओं की लोगों की मांग से फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है, यानी कि पेइंग कैपेसिटी जनरेट होती है, बनती है, मतलब हमें भुगतान करने की क्षमता उत्पन्न होती है हमें, और इससे उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री होती है। अतः समाज का उपभोग कार्य और उत्पादन जटिलता पूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वास्तव में यहाँ एक प्रकार का वर्तुल कार्योत्पादन होता है। वर्तुल मतलब सर्कुलर जो है ना, कार्य का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम से उनके लिए कारक अदायगी का सृजन होता है जो उसमें संलग्न होते हैं, और उत्पादन के निर्गत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। इस प्रकार सृजित आय से अंतिम उपभोग की वस्तुओं को खरीदने की शक्ति की रचना होती है, और इस प्रकार व्यवसायी के द्वारा उनकी बिक्री संभव होती है, जो उनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन प्रक्रम में निर्मित पूंजीगत वस्तुएं भी उत्पादकों को आय, मजदूरी, लाभ इत्यादि का अर्जन करने योग्य बनाती है। पूंजीगत वस्तुओं से किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक में या तो योग होता है अथवा स्टॉक कायम रहता है, और इससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम जानेंगे आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि के बारे में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।